अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम एंट्रेस्ट की केमिस्ट्री के हवाले से एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटा लेक्चर की जाने बढ़ते हैं। आज के इस लेक्चर में आपको ये जो सामने एक टेबल नज़र आ रहा है, बेटा ये टेबल एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टेबल के एक्सट्रीम लेफ्ट पे आपको प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं जो हमने डिस्कस करनी है। बुनियादी तौर पर हमने दो प्रॉपर्टीज़ को ज़्यादा डिस्कस करना होता है। एक है मैस, किन की मैस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की मैस, और उसके अलावा हमने इसके चार्ज को डिस्कस करना है इन फंडामेंटल पार्टिकल्स के। तो देखिए इस तरह से अरेंज किया गया डाटा को कि आप इसको याद कर ले। देखने में ज़्यादा है लेकिन बहुत मुश्किल डाटा नहीं है और आपकी किताब से लिया गया डाटा सिर्फ। बेटा सबसे पहले यह है कि डिस्कवरी, सबसे पहला पॉइंट है जिसको हमें डिस्कस करना है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड कैसे हुए थे। बेटा इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने इन 1895, जबकि प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया था ई गोल्डस्टेन ने 1886 में, और न्यूट्रॉन वर डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन 1932। तो सबसे पहले तो आपने इन पॉइंट्स को याद रखना है कि दीज फंडामेंटल पार्टिकल जो हैं ये डिस्कवर किस किसने कैसे कैसे किए थे। देन है हमारे पास नेम, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन्स के नाम हो सकते हैं, इन्हें हम कैथोड रेज कहते हैं। और कैथोड रेज किस बुनियाद से कहते हैं? क्योंकि दे आर प्रोड्यूस्ड बाय कैथोड टर्मिनल। बेटा ये गैस जो है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, बुनियादी तौर पे एक्सपेरिमेंट जो था वो ये था कि हमने गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में रखा था और उस गैस डिस्चार्ज ट्यूब में हमने हाई वोल्टेज अप्लाई किया था। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैथोड टर्मिनल से प्रोड्यूस हुए थे, गैस से प्रोड्यूस नहीं हुए थे, इसलिए गैस की नेचर पे डिपेंड भी नहीं करते। तो कैथोड रेज आप इन्हें कहते हैं बिकॉज दे आर कमिंग टुवर्ड्स कैथोड, और चार्ज इनके ऊपर चूंकि नेगेटिव होता है इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? नेगेटिव रेज। इसके अलावा जो प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स को हम कैनाल रेज कहते हैं। बेटा इन्हें एनोड रेज नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये एनोड से प्रोड्यूस नहीं होते, ये गैस से प्रोड्यूस होते हैं, जो इनसाइड गैस होती है, इसलिए नेचर ऑफ गैस पे भी डिपेंड करते हैं, और इन्हें पॉजिटिव रेज कहा जा सकता है। और न्यूट्रॉन्स को तो हम न्यूट्रल पार्टिकल्स बाद में कंसिडर करते हैं। बेटा इसके अलावा जो मेन टॉपिक है हमारा वो मैस के हवाले से है कि मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा मैस जो है हमने 3-4 पॉइंट से इसको डिस्कस किया है। एक है सिंपल मैस इन किलोग्राम, एक है रिलेटिव मैस जो कार्बन 12 से कंपेयर करके निकाला जाता है 1/12 ऑफ कार्बन से। देन हमारे पास है मोलर मैस, 1 मोल का मैस, एंड देन कंपैरेटिव मैस। तो चलिए पहले इलेक्ट्रॉन का मैस डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो मैस होता है बेटा दैट इज 9.11 10⁻³ 31 किलोग्राम। ये एक इलेक्ट्रॉन का मैस है इन किलोग्राम। फिर प्रोटॉन का मैस 1.67 10⁻27 है, और यही सेम मैस न्यूट्रॉन्स का भी है। रिलेटिव मैस जिस तरह की अभी बात की हमने, ये कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके निकाला जाता है, एंड जब हम इसको निकालते हैं दैट केम आउट टू बी 5.4858 10⁻⁴ एटॉमिक मैस यूनिट, AMU है बेटा इसका यूनिट। और इसी तरह से प्रोटॉन का मैस 1.0072 AMU है, और न्यूट्रॉन का मैस 1.0086 है। तो ये मैस जो थे हमारे पास, ये क्या थे? रिलेटिव मैस। बुक में एक टेबल मौजूद है, उसमें ये मैस गिवन है। फिर है एक मोलर मैस के हवाले से बात। बेटा ये एमसीक्यूज में इस तरह का एक एमसीक्यूज मौजूद है कि इलेक्ट्रॉन का जो मैस है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मैस कितना होगा। ये एक्सरसाइज में एक एमसीक्यूज मौजूद है, 1 मोल। तो इसको हम क्या कहेंगे? 1 मोल के मैस को हम क्या कहते हैं? मोलर मैस। तो मोलर मैस जो इलेक्ट्रॉन का है बेटा, देखिए जब आपके पास जो मैस होती है AMU में, जो मैस AMU में होती है, अगर हम उस मैस को ग्राम्स में ले लें, ठीक है, जब किसी एटम की मैस को भी हम, जो कि AMU में होती थी, कार्बन का मैस 12 AMU था, हम इसे ग्राम में लेते थे, तो हम इसे क्या कहते थे? हम इसे मोल कहते थे बाद में। इस तरह इलेक्ट्रॉन का मैस जो कि AMU में, अगर हम इसे किस में ले लें? ग्राम्स में। अगर हम ग्राम में ले लें बेटा तो फिर हम इसे क्या कहेंगे? फिर हम इसे मोलर मैस कहेंगे। तो 1 मोल का मैस सिमिलर रहेगा 5.4858 10⁻⁴ ग्राम्स, AMU की बजाय ग्राम। और मिलीग्राम में ये कितना होगा? 0.55 मिलीग्राम। मल्टीप्लाई करना होता है 10⁻³ से। और इसी तरह से ये AMU के मैस को हमने क्या करना होता है? ग्राम में कंसिडर करना होता है। और सिमिलरली इस एटॉमिक मैस यूनिट को भी हम क्या कर लेते हैं? ग्राम्स में। तो ये मोलर मैस बन जाते हैं। तो ये मोलर मैस आपने याद रखने हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मैस क्या होगा। फिर एक चीज़ है कंपैरेटिव मैस। कंपैरेटिव मैस है जब हम पार्टिकल्स को, आपकी बुक में इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के अंदर लिखा हुआ है
कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के मास के 1/1836 टाइम्स होता है, यानी 1836 गुना हल्का है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से, तो 1/1836 टाइम्स, और न्यूट्रॉन के मुकाबले में 1/1840 टाइम्स। तो बेटा ये कंपैरेटिव मास है जो बाकी पार्टिकल के साथ कंपेयर करके निकाला गया। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो मास है वो 1836 मल्टीपल हो जाएगा ना इलेक्ट्रॉन के मास के, और 1840 मल्टीपल इलेक्ट्रॉन के मास के है न्यूट्रॉन का मास। न्यूट्रॉन के मास जो है बेटा ये किसके मुकाबले में, इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में 1840 गुना भारी है, और ये प्रोटॉन 1836 गुना भारी है इलेक्ट्रॉन के मास से। तो दैट इज कॉल्ड कंपैरेटिव मास, ये भी बुक में डाटा मौजूद है। फिर हमारे पास एक है चार्ज। तो चार्ज हमारे पास दो तरह का चार्ज है, एक है जो हमें मिल्केंस ने चार्ज कैलकुलेट करके दिया था, और वो कितना था, थोड़ा सा फर्क था, 1.59 10⁻11 कूलम, और जो रिसेंट जो चार्ज है बेटा वो कितना है 1.602 माइनस साइन के साथ। रिमेंबर दिस माइनस साइन इलेक्ट्रॉन के लिए है, ये नेगेटिव चार्ज है, 602 10⁻11 कूलम, और प्रोटॉन का मास, दोनों पार्टिकल्स का एग्जैक्ट मास सेम ही होगा मैग्नीट्यूड के हवाले से, लेकिन सिर्फ साइन का डिफरेंस है, ये पॉजिटिव साइन के साथ दिखा है। और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं होता, नेट चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल पार्टिकल है, ये अनचार्ज नहीं है, इट इज न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रल का मतलब होता है कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मौजूद रहते हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। और ये है हमारे पास रिलेटिव चार्ज। रिलेटिव चार्ज से मुराद है कि कंपेयर किया हुआ चार्ज, तो बेटा ये आपस में जब कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास -1 रिलेटिव चार्ज है, और ये +1 चार्ज है प्रोटॉन का, और न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं है, अनचार्ज पार्टिकल, ये न्यूट्रल पार्टिकल है, अनचार्ज नहीं कहेंगे हम इसे, न्यूट्रल पार्टिकल कहेंगे। फिर एक हमारे पास चार्ज टू मास रेशियो। पर याद रखिएगा चार्ज टू मास रेशियो जो है ये जे थॉमसन ने कैलकुलेट की थी फर्स्ट, और ये आपके पास इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू है 1.7588 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम एक, और ये एमसीक्यूज यूएचएस में आ चुका है। किस हवाले से आया था ये एमसीक्यूज, उसने पूछा था 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, द चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 किलोग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। तो बेटा देखिए ये कूलम पर किलोग्राम है, और इसका मतलब ये है कि इतने कूलम 1 किलोग्राम के लिए, तो यही आंसर ठीक था, 1.7588 10⁻11 कूलम, 1 किलोग्राम पे इतना ही चार्ज होता है। और अगर हम बात करें किसके चार्ज की, प्रोटॉन के चार्ज की, तो दैट केम आउट टू बी 9.5 10⁻7 कूलम पर किलोग्राम, 1 किलोग्राम के लिए इतने कूलम प्रोटॉन का चार्ज है, चार्ज टू मास रेशियो है। तो बेटा ये अब आपके पास न्यूट्रॉन पे चुके, अब देखिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि न्यूट्रॉन चूंकि चार्ज पार्टिकल नहीं है तो उसका चार्ज टू मास रेशियो 0 हो जाएगा, क्योंकि चार्ज है कोई नहीं, और किसी भी चीज़ को जब आप मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो चार्ज यहाँ डिफाइंड वैल्यू 0 वैल्यू आएगी। नेक्स्ट है पेनिट्रेशन। जो हमारे पास पेनिट्रेशन है बेटा वो सबसे लो होगी, किसकी पेनिट्रेशन, इलेक्ट्रॉन की, और थोड़ी बेहतर पेनिट्रेशन है प्रोटॉन की, और सबसे हाई पेनिट्रेशन पार्टिकल्स जो हैं वो न्यूट्रॉन्स, हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स हैं मास की वजह से। और फिर इसकी बात करेंगे लास्ट में, सेकंड लास्ट में, डिफ्लेक्शन के इलेक्ट्रॉन जो है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पॉजिटिव प्लेट्स की तरफ डिफ्लेक्ट हुए हैं। अच्छा अगर मैं इस बात को एमसीक्यूज के तौर पे पूछूं तो आपको बात कंफ्यूज की जा सकती है। फॉर एग्जांपल वो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स आर डिफ्लेक्टेड बाय, सवाल को गौर से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन्स आर डिफ्लेक्टेड बाय पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट, तो आंसर क्या होना चाहिए बेटा, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय बोथ द प्लेट्स। बोथ कैसे आएगा बेटा, पॉजिटिव जो है प्लेट अट्रैक्ट करेगी इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब, और नेगेटिव प्लेट क्या करेगी, रिपेल करेगी, तो जो डिफ्लेक्शन है वो दोनों ही कर रहे हैं। हाँ अगर ये पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन्स आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स, तो टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, ठीक है, तो ये डिफ्लेक्टेड बाय, दोनों डिफ्लेक्ट करेंगे, लेकिन किस तरफ डिफ्लेक्ट करेंगे, ये पॉजिटिव प्लेट की जानिब करेंगी। और अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो इलेक्ट्रॉन्स परपेंडिकुलर डिफ्लेक्ट करते हैं उस प्लेन के। सिमिलरली सेम एज विद दी प्रोटॉन्स, लेकिन ऑपोजिट हो जाएगा, ये नेगेटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड में तो परपेंडिकुलर ही डिफ्लेक्ट करेंगे। और न्यूट्रॉन्स के मुतालिक क्या होगा, चूंकि न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं तो दे विल गो अनडिफ्लेक्टेड। फिर बड़ा नेचर, थोड़ी देर पहले बात हो रही थी इस पे कि जो इलेक्ट्रॉन्स की नेचर है या कैथोड रेस की जो नेचर है बेटा वो गैस पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि उन्हें कैथोड टर्मिनल प्रोड्यूस कर रहा होता है, और जो प्रोटॉन है वो बेटा डिपेंड करते हैं गैस इनसाइड पे। और लास्ट वन, इसके लिए ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती।
अच्छा बेटा, इसमें हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे अभी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेकर जो एक्सपेरिमेंट किया गया था जे थॉमसन की जानिब से। बेटा उसमें हम यूज़ किया था एक ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब को, ठीक है, या गैस डिस्चार्ज ट्यूब को। हमने एक ग्लास की जो है वो ट्यूब ली थी, उसको उसमें वैक्यूम पंप से उसे सारी गैस को एवैक्यूएट किया था, और उसमें जो प्रेशर है, 3 बातें हैं जो उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। एक तो उसमें प्रेशर जो हमने रखना था वो कितना था और उसकी वजह क्या थी। दूसरा, उसके अंदर वोल्टेज क्या होना चाहिए था। देन उसके अंदर जो फ्लोरेसेंस मटेरियल लगेगा वो चीज़ों को भी तय करेगा, वो कलर को तय करेगा, किस कलर की जो है वो लाइट प्रोड्यूस होनी है उससे। बेटा ये हमारे पास प्रेशर जो है ये 0.01 टॉर है। बुक में एक लाइन मौजूद है कि जब प्रेशर को रिड्यूस किया गया, ठीक है, तो ओरिजिनल ग्लो डिसअपियर हो गया, यानी एकदम से कुछ नजर नहीं आ रहा, डिसअपियर हो गया। लेकिन जब प्रेशर जो है वो 0.01 टॉर आया तो फिर कैथोड रेज प्रोड्यूस हुई जो कि कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल कर रही थी। तो आपको ये याद होना चाहिए कि इसमें प्रेशर कितना है, और प्रेशर को बहुत कम करने की वजह यही है कि रिड्यूस स्टीरिक हिंड्रेंस कम करेगी। अगर रुकावट नहीं रहेगी तो ट्रेवलिंग गैस के लिए आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने जब गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेशर को रिड्यूस करना है इतना, इस वजह से 2 बातें याद रखनी है। फिर हमारे पास है वोल्टेज, कि आपने वोल्टेज कितना रखना है। ठीक है बेटा, वोल्टेज जो है आपके पास यूजुअली 5000 से 10,000 वोल्ट्स के दरमियान रहता है। इट्स वेरी हाई वोल्टेज। घर में जो होता है वो 240 वोल्ट के करीब होता है, 220 वोल्ट, और वही बहुत ज़्यादा है। तो ये तो 5000 टू 10,000 हाई वोल्टेज। अब वोल्टेज एग्जैक्ट कितना होना चाहिए बेटा, ये डिपेंड करता है 3 बातों पे। एक तो गैस का जो अंदर आपने रहने दिया गैस, उसका प्रेशर कितना है, जैसे हमने कहा 0.01 टॉर। दूसरा, लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या है, क्योंकि अगर लेंथ ऑफ द ट्यूब ज़्यादा होगी तो हमें प्रेशर को ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। और लास्ट में नेचर ऑफ द गैस उसमें कौन सी है। तो ये अब आपके पास 3 बातें हैं जिस पे डिपेंड कर रहा है क्या वोल्टेज आपने कितना इसमें रखना है। फिर जो वोल्टेज आपने सेट कर लिया, प्रेशर रिड्यूस कर लिया, फिर बेटा क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, वो होगा फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होगी, चमक पैदा होगी। और फ्लोरेसेंस जो है ये डिपेंड करती है कंपोजिशन पे, किस तरह से कंपोजिशन पे डिपेंड करती है। बेटा अगर तो कंपोजिशन में ग्लास, शीशा है, तो ग्लास से ग्रीनिश कलर का जो है वो ग्लो प्रोड्यूस होगा। और अगर हम यूज करते हैं टिन, ये एमसीक्यू के लिए पूछा जा सकता है, येलो कलर प्रोड्यूस करेगा, और एल्यूमिना रेड ग्लो प्रोड्यूस करेगा, और जिंक सल्फाइड वाइट फ्लैशेस प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये बेटा आपने याद रखना है, इस तरह प्रेशर हो, इतना वोल्टेज हो, तो इस कलर के जो है वो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होता है गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। फिर हमारे पास कैथोड रेस की चंद एक प्रॉपर्टीज़ हैं। बेटा प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी ज़्यादा तादाद मौजूद है, तो इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए हमने एक निमोनिक बनाया है। निमोनिक्स जो है वो जस्ट हेल्प करते हैं आपकी, अदरवाइज इसके पीछे कोई लॉजिक्स नहीं होती। तो NFSMXHIRPE, इंसानी जो है वो ख्वाहिश है कि उसके पास पैसे बहुत ज़्यादा रहें, तो नफ्स मैक्स हाई फॉर रुपीज़ RPE। तो बेटा N का मतलब यही है कि कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। F मीन ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करते हैं, जिस तरह हमने देखा ये फ्लोरेसेंस किस किस तरह का प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर S सराते मुस्तकीम में सफ़र करती हैं बेटा, स्ट्रेट पाथ पे मूव करती हैं। और कैसे पता लगता है स्ट्रेट पाथ में मूव करती हैं, क्योंकि ये इमेज बनाती हैं। कॉज ए शेडो, बेटा ये जो शेडो बनाना है ये इंडिकेट करता है कि ट्रैवल इन अ स्ट्रेट पाथ। देखिए वाइट लाइट जो है वो अगर स्ट्रेट पाथ में मूव करेगी तो पीछे इमेज बनेगा, अगर वो बेंडिंग करने की सलाहियत रखती है तो पीछे इमेज नहीं बनेगा। तो ये स्ट्रेट पाथ में मूव करते हैं कैथोड रेज। इस कैसे साबित हुआ, बिकॉज दे कैन कास्ट ए शेडो। फिर बेटा मोमेंटम पोजेस करती हैं। मोमेंटम पोजेस करने से ये इंडिकेशन मिलती है, मोमेंटम होता है पार्टिकल्स का, वेव की वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी होती है। चूंकि ये मोमेंटम जो है वो रखती हैं अपने अंदर। मोमेंटम का कैसे पता लगा कि मोमेंटम इनमें होता है, क्योंकि बेटा अगर हम स्मॉल पेडल व्हील, एक हल्का सा पेडल व्हील इसके रास्ते में रखें तो ये उसको ड्राइव कर देती है। कैन ड्राइव ए स्मॉल पेडल, घूम जाएगा, इसका मतलब फोर्स अप्लाई हुई है। और फोर्स कौन अप्लाई कर सकता है, मैस, ठीक है, और वेलोसिटी के साथ मोमेंटम एग्जिस्ट करेगा, जिसका कुल्ली तौर पर नतीजा ये निकलता है कि कैथोड रेज सिर्फ रेज नहीं है बल्कि ये मटेरियल पार्टिकल्स भी हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है। नेगेटिव है, चमक पैदा कर सकती हैं, स्ट्रेट पाथ में मूव करती हैं, मोमेंटम कैरी करती हैं। फिर दे कैन प्रोड्यूस एन एक्सरे। और
हीट का इफेक्ट भी होता है बेटा, दे कैन आयोनाइज गैस, इनमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी होती है, पेनिट्रेशन का हम जिक्र कर चुके, एंड सेम एज विद दी चार्ज टू मास रेशो E/m वैल्यू। ये आपने इन प्रॉपर्टीज को एक दफ़ा देख लेना है जस्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास चार्ज टू मास वाली बातें थी, लेकिन प्रॉपर्टीज को एक दफ़ा देख लिया जाए तो ये अच्छा है बेटा। इसके रिगार्डिंग हम MCQ सॉल्व कर सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोएस्ट चार्ज टू मास रेशो, इनमें से किसकी चार्ज टू मास रेशो सबसे कम है बेटा। अभी बात हुई E/m वैल्यू की, देखिए हमारे पास सबसे जो कम वैल्यू है चार्ज टू मास रेशो बेटा वो होती है न्यूट्रॉन्स की। न्यूट्रॉन की वैल्यू सबसे कम होती है, क्यों? इनकी वैल्यू 0 होती है, इन पे कोई चार्ज नहीं होता। E/m है ना बेटा, तो मास तो चार्ज तो है ही नहीं है, तो सबसे कम वैल्यू किसकी आएगी? न्यूट्रॉन की, ठीक है। जितना मास ज़्यादा होगा, जितना मास ज़्यादा होगा उतनी बेटा E/m वैल्यू कम होगी। अगर कहा जाए गैस के लिए कि बताइए, चले पहले इस MCQ को सॉल्व करते हैं। न्यूट्रॉन्स के लिए सबसे कम वैल्यू सबसे पहले किसकी आएगी? न्यूट्रॉन की। उसके बाद इनमें से कौन सी ऑप्शन होनी चाहिए? तो लीस्ट ऑप्शन में वैसे ये ऑप्शन तो ठीक हो गई, और इसके बाद वैल्यू किसकी होनी चाहिए? इसके बाद बेटा हमारे पास आएगी हीलियम या अल्फा पार्टिकल कह सकते हैं हमने, अल्फा हीलियम का न्यूक्लियाई है ना +2 चार्ज के साथ, तो अल्फा पार्टिकल्स, क्योंकि बेटा इसका मास 4 है, ऑल्दो +2 चार्ज भी है लेकिन मास ज़्यादा इंक्रीज किया हुआ है। यहाँ पे देखिए उसके बाद हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी? प्रोटॉन की, प्रोटॉन की, और सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है बेटा वो इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज तो सेम है, सिर्फ फर्क ये है पॉजिटिव नेगेटिव का, मैग्नीट्यूड के वाले से दोनों सेम है। हाँ, प्रोटॉन का मास ज़्यादा और इलेक्ट्रॉन का मास कम है, और मास कम ही होना चाहिए, तभी E/m वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो ये ऑर्डर क्या बनेगा फिर हमारे पास? न्यूट्रॉन से ज़्यादा अल्फा पार्टिकल से ज़्यादा प्रोटॉन। और इन दोनों में क्या मसला है बेटा? इसका प्रोटॉन के ऊपर चार्ज भी +1 है और मास भी 1 है, लेकिन इसका चार्ज तो 2 है लेकिन मास 4 है, तो मास डबल है, इसलिए इसकी वैल्यू कम है। तो एक बात आपने याद रखनी थी। फिर बेटा इसी तरह की बात ये भी पूछी जा सकती है कि हमें 3-4 गैसेस का बता के हाइड्रोजन +2 Cl2 +1 है दोनों, और CO2 प्लस, और इसके अलावा हीलियम प्लस, सभी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रख कर पूछा है इनमें से किसकी चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज़्यादा है। तो देखिए हमारे पास चार्ज सभी पे सेम है, मास के फर्क से ही हमने डिसाइड करना है। तो बेटा वो कैसे करेंगे? जिसका मास सबसे कम होगा उसकी चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज़्यादा आएगी। तो सबसे कम जो मास है बेटा आपके पास वो किसका है? हाइड्रोजन का। तो इस तरह से आपको दे के चीज़ें पूछा जा सकता है E/m के हवाले से, या ऑर्डर भी पूछा जा सकता है समटाइम, जो हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे न्यूट्रॉन वाला। फिर बेटा एक और MCQ है यहाँ पे, दी चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा UHS में पहले आ चुका है 1 किलोग्राम के हवाले से, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 1 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? पहली बात तो बताना चाहिए 1 किलोग्राम पे कितना चार्ज होगा। तो कितना चार्ज था 1 किलोग्राम के लिए? तो बेटा वो था 1 यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया था 1.7588 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। ये 1 किलोग्राम के लिए चार्ज था। अब ग्राम के लिए कितना होना चाहिए बेटा? आप डिवाइड कर दें इसको, ठीक है। किलोग्राम के लिए अगर ज़्यादा है तो ग्राम के लिए तो ऑब्वियसली वैल्यू कम ही आएगी ना। तो बेटा आपके पास इसे किससे डिवाइड करेंगे? 10⁻3 से डिवाइड कर देंगे। तो बेटा ये वाला अगर आप डिवाइड करेंगे या ऊपर लेके जाके वैल्यू को माइनस करेंगे, ओरिजिनल वैल्यू तो यही है ना 1.7588 10⁻11, तो इसमें से माइनस कर दीजिए 3 10⁻³ तो बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा ये वाला। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर 1 ग्राम के लिए। तो बहरहाल यहाँ से जो इस डाटा से इस तरह के MCQs जनरेट किए जा सकते हैं। बाकी फर्दर MCQs प्रैक्टिस बुक में मौजूद हैं, वहाँ से आप और सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा बेटा इसी तरह से बात हमारे पास जो है वो प्रोटॉन के लिए है। प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में सेम एक्सपेरिमेंट था ऑलमोस्ट, सिर्फ जो था वो कैथोड जो है वो कैनाल्स वाला था, परफोरेटेड था, सुराखों वाला था, ठीक है। और इसमें कोई और बात नहीं थी और गैस पे डिपेंड करता है, ये बात पहले हो चुकी। सो इसलिए वो नहीं लिखा हमने। नेक्स्ट हम मूव करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स पे। तो इसका जो एक्सपेरिमेंट था, एक सोर्स था, एक टारगेट था और फिर उसके बाद डिटेक्टर था। बेटा हीलियम जो पोलोनियम सोर्स से जनरेट किए गए थे अल्फा पार्टिकल्स He+2, ठीक है। हीलियम का जो न्यूक्लियस है ना वो अल्फा पार्टिकल है। बेसिकली अल्फा पार्टिकल इसलिए होता है क्योंकि जितना हीलियम के न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होता है और जितना उसका मास होता है, अल्फा पार्टिकल का भी चार्ज टू मास रेशियो सेम ही होता है, इसलिए हम हीलियम के न्यूक्लियाई को क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल।
तो बेटा ये जो अल्फा पार्टिकल्स है ये पोलोनियम सोर्स से प्रोड्यूस करवाए गए थे और इन्हें टारगेट किया गया था किसके ऊपर, बेरिलियम मेटल के ऊपर, बेरिलियम Be। तो बेटा बेरिलियम के ऊपर जिसका एटॉमिक नंबर 4 एटॉमिक मास 9 है, इसके ऊपर टारगेट किया था। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्शन हुआ है वो है बेसिकली फिशन नहीं फ्यूजन का। फ्यूजन का मतलब है दो न्यूक्लियस को मिल जाना। तो देखिए जब दोनों के न्यूक्लियस कंबाइन हुए तो ये एटॉमिक नंबर कितना है 4 और ये कितना है 6। तो बेटा जब किसी एटम का एटॉमिक नंबर चेंज हो जाए, याद रखना एटम के अंदर तीन बातें हैं, तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इन्हें फंडामेंटल पार्टिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम किसी एटम के इलेक्ट्रॉन चेंज करते हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की बुनियाद पे होते हैं। जब हम उसके न्यूट्रॉन्स चेंज करते हैं आइसोटोप्स बनते हैं। अदरवाइज कार्बन 12, कार्बन 13 और 14 में और कोई फर्क मौजूद नहीं है सिवाय न्यूट्रॉन्स के। तो न्यूट्रॉन्स ब्रिंग्स द फिनोमेना ऑफ आइसोटोप्स। देन अगर हम किसी एलिमेंट का प्रोटॉन नंबर चेंज करने में कामयाब हो जाएं तो वो एलिमेंट ही बदल जाता है। इसका मतलब है प्रोटॉन का जो नंबर है वो एक एलिमेंट की आइडेंटिटी है। तो इसलिए ये तीनों पार्टिकल्स को आप चेंज करें तो एलिमेंट फौरन से चेंज करता है। अदरवाइज बाकी पार्टिकल्स हाइड्रोजन पॉजिट्रॉन चेंज होते रहें तो एटम फिल फॉर उसको कोई इतना इफेक्ट नहीं आता। तो ये बेटा देखिए हमारे पास अल्फा पार्टिकल को जब बेरिलियम टारगेट के ऊपर बम्बार्ड किया गया, दोनों फ्यूज हो गए। जब फ्यूज हुए एटॉमिक नंबर चेंज हुआ तो एलिमेंट चेंज हो गया। 4 और 2 6 और 6 किसका होता है कार्बन का। इसका मतलब है कि जो इसकी ग्रे सरफेस होगी किसकी, बेरिलियम की, ये ब्लैक होना शुरू हो जाएगी क्योंकि वो किस में कन्वर्ट हो गया है, कार्बन के अंदर। और मैस जब ऐड हुई 9 और 4 13 आता है, लेकिन 12 है यहाँ पे क्योंकि एक न्यूट्रॉन उसने आगे एमिट कर दिया है। बेटा ये स्टेबिलिटी गवर्न रिएक्शन होते हैं, जहाँ पे स्टेबल हुआ न्यूक्लियस उतने उसने न्यूट्रॉन रख लिए, बाकियों को एमिट कर दिया। और वो आगे डिटेक्टर ने किया कि न्यूट्रॉन अनचार्ज। हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई की हुई थी लेकिन फिर भी सीधा जाकर टकराया। इट मींस कि ये न्यूट्रल पार्टिकल आ रहा है, डिटेक्टर ने इसे कंफर्म किया न्यूट्रल पार्टिकल के तौर पे। ठीक है, तो बेटा इसका बाद आपने जो याद रखना है बेटा वो है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ को। बहरहाल आपकी जो कंटेंट है यूएचएस का उसमें मौजूद है कि एलिमेंट को उनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के हवाले से भी आइडिया होना चाहिए बच्ची को कि किस तरह इसका यानी ये जो हमारे पास है एटॉमिक नंबर 2 प्रोटॉन, एटॉमिक मास 2 न्यूट्रॉन भी हैं क्योंकि न्यूट्रॉन की तादाद को माइनस करके निकाला जा सकता है। इसमें कितने न्यूट्रॉन्स होंगे 5, 9 - 4। तो ये इस तरह से करके आपको पूछा जा सकता है कि कोई भी एलिमेंट दे के उसके मुतालिक इस तरह का डाटा भी आना चाहिए आपको। अच्छा बेटा नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज जो न्यूट्रॉन्स की हैं उन्हें एक छोटा सा निमोनिक DPDIPE के हवाले से याद किया जा सकता है। डी का मतलब है डिके और बाकी प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी कंपेयर कर चुके हैं। आई मीन आयोनाइज करना और आयोनाइज नहीं कर सकते। पी का मतलब है पेनिट्रेशन और ई का मतलब है एक्सपेल प्रोटॉन फ्रॉम पैराफिन्स। पैराफिन्स अल्केन्स को कहते हैं। तो न्यूट्रॉन जब आके अल्केन के ऊपर लगेंगे तो वहाँ से प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव को निकाल सकते हैं। तो बेटा पहली प्रॉपर्टी जो इसमें थी डिके वाली, तो एक न्यूट्रॉन फ्री डिके कैसे करता है। न्यूट्रॉन जो है अगर न्यूक्लियस से बाहर है अपने तो वो डिके कर जाएगा। ठीक है, वो डिके करेगा तो उसमें से क्या प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रिनो प्रोड्यूस होंगे। तो बेटा ये अब आपके पास फ्री न्यूट्रॉन इस तरह से डिके करता है, यानी उसके अंदर एक पॉजिट्रॉन है जिस पे चार्ज +1 है और जिसका मास में कंट्रीब्यूशन भी 1 है। और इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल जिसका मास इलेक्ट्रॉन के मास जितना हो, यानी जिसकी चार्ज टू मास रेशो इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशो के बराबर हो, उसे हम बीटा पार्टिकल कहते हैं। तो यहाँ से न्यूक्लियस आप कह सकते हैं न्यूक्लियस से निकलने वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो बीटा पार्टिकल होगा और जो शेल के अंदर होंगे उन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स ही कहेंगे। थोड़ा देखिए इसमें हमारे पास 2 तरह के न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये एक को कहते हैं स्लो न्यूट्रॉन और एक को कहते हैं फास्ट। ये चीज़ ज़रा समझने वाली है। स्लो न्यूट्रॉन किस तरह बिहेव करते हैं। जब आप एक स्लो न्यूट्रॉन को कॉपर पे टारगेट करते हैं तो बेटा सबसे पहले देखिए न्यूट्रॉन यहाँ पे हमारे पास कॉपर एटॉमिक नंबर 29 है और एटॉमिक मास 65 है। जब आप एक स्लो न्यूट्रॉन को इसमें ऐड करेंगे ये ऐड हो जाएगा इसके अंदर, न्यूक्लियस में आ जाएगा। जब इसके न्यूक्लियस में आएगा तो क्या चीज़ बढ़ेगी, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा या एटॉमिक मास। ये एटॉमिक मास को इंक्रीज करता है न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक मास 65 से क्या हो जाएगी 66। तो इसका मतलब है स्लो न्यूट्रॉन पहले किस चीज़ को इंक्रीज करता है, मास को। जब मास इंक्रीज होगा तो बेटा यहाँ से गैमा रेडिएशंस भी एमिट होंगी। तो 2 बातें हो गई। फर्स्ट स्लो न्यूट्रॉन व्हेन एडेड टू एन एलिमेंट
इट इंक्रीज दी एटॉमिक मास, वन थिंग नॉट द एटॉमिक नंबर, पहले मास को इंक्रीज करेगा, फिर साथ में गामा रेडिएशंस भी एमिट करेगा। और उसके अलावा जब न्यूट्रॉन किसी और एटम के न्यूक्लियस में जाएगा तो बेटा वो न्यूक्लियस वहाँ पे उस दूसरे एटम के न्यूक्लियस में वो स्टेबल नहीं है, तो बेटा वो रैप्चर का टूट जाएगा वहाँ पे। अब जब टूटेगा तो उसमें से क्या निकलेगा, एक प्रोटॉन जितना पार्टिकल पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन जितना नेगेटिव पार्टिकल। अब सुनो, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। अगर हम ये करें, ये देखिए हमारे पास ये एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल के अंदर 2 पॉजिटिव आयंस हैं और 2 न्यूट्रल। बताइए इसका एटॉमिक नंबर कितना होना चाहिए? इसका एटॉमिक नंबर होगा 2 और एटॉमिक मास होगा इसका 4। अगर मैं इसमें एक न्यूट्रॉन और ऐड कर देता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ना चाहिए? इसका जो एटॉमिक नंबर है वो तो सेम रहेगा, लेकिन एटॉमिक मास जो है वो कितना हो जाएगा? एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास 5। लेकिन अगर इस न्यूट्रॉन को तोड़ दिया जाए, ये देखिए अभी एटॉमिक मास बढ़ा है, इस न्यूट्रॉन को तोड़ दिया जाए और तोड़ के इसमें से क्या निकले? पॉजिटिव प्रोटॉन। तो फिर क्या होगा? ये टूटा, इसमें से प्रोटॉन निकल आया। अब देखो क्या फ़र्क पड़ेगा, एटॉमिक नंबर 3 हो जाएगा। पहले एटॉमिक नंबर नहीं बढ़ा था, अब बढ़ा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास पहले बढ़ा था, लेकिन एटॉमिक मास अब भी वही रहेगा क्योंकि प्रोटॉन जो है वो दोनों में इंक्लूड होगा। तो एटॉमिक मास कितना आएगा? 3 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 5। तो पहले सिर्फ एटॉमिक मास बढ़ेगा और बाद में एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज होगा। इसी तरह से यहाँ पे देखें, पहले एटॉमिक नंबर मास बढ़ा है, अब जब कॉपर का वो जो न्यूक्लियस अंदर गया है वो जाके टूटेगा, प्रोटॉन निकालेगा, तो फिर एटॉमिक मास भी चेंज होगा। और यहाँ पे ये एलिमेंट जब एटॉमिक नंबर चेंज होगा, एटॉमिक नंबर जब चेंज होगा तो एलिमेंट भी चेंज हो जाएगा और एटॉमिक मास इसका 66 ही रहेगा। तो बेटा ये अब आपके पास क्या हो गया? जिंक में कन्वर्ट हो गया और साथ में बीटा पार्टिकल भी एमिट करेगा। तो स्लो न्यूट्रॉन्स पहले मास को इंक्रीज करते हैं, फिर नंबर को इंक्रीज करते हैं और एलिमेंट चेंज कर देते हैं। ये चारों बातें स्लो न्यूट्रॉन के हवाले से ठीक हैं। कौन कौन सी? स्लो न्यूट्रॉन एटॉमिक नंबर इंक्रीज, पहले मास इंक्रीज करेंगे और गामा रेडिएशन, फिर नंबर इंक्रीज करेंगे, एलिमेंट को चेंज करेंगे और बीटा पार्टिकल भी एमिट करेंगे। ये 4-5 बातें आपने इसके लिए लाजमी तौर पे याद रखनी है। लेकिन फास्ट न्यूट्रॉन, वैसे जनरली स्लो न्यूट्रॉन हम कहते हैं जिनकी स्पीड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो। जो फास्ट न्यूट्रॉन होते हैं उनकी स्पीड 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा होती है। बेटा फास्ट न्यूट्रॉन तोड़ता है, जस्ट कैसे तोड़ेगा? न्यूट्रॉन 7 है, 714 और इसको तोड़ देगा 511 और 24 में। देखिए 11 और 5 कितने हो गए? दोबारा से 15, 14 ये और ये 15 और इस तरह से एटॉमिक नंबर भी ऐड हो जाएगा। तो समझ लें कि फास्ट न्यूट्रॉन जब भी आएगा वो नाइट्रोजन के कर देगा टुकड़े, 2 टोटे कर देगा उसके, और उसके बनाएगा बोरॉन और हीलियम। बेटा इसमें हमारे पास इसी से रिलेटेड एक बात है छोटी सी जो एमसीक्यू के तौर पे लिखी है। व्हेन फास्ट न्यूट्रॉन हिट्स एन एटम, क्या होगा? फास्ट न्यूट्रॉन एक एटम को हिट करता है तो यहाँ पे कौन सा पार्टिकल आएगा? अल्फा, बीटा, गैमा या कोई भी आ सकता है। तो बेटा यहाँ पे देखिए कौन सा है? हीलियम का है, ये आपके पास अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो ये इस तरह के एमसीक्यूज आपने यहाँ से याद करने थे। तो इस कंटेंट में आपने बुक से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को याद करना है और इसके अलावा जो डाटा है वो याद करना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेटा क्वांटम नंबर्स को। टिल देन अल्लाह हाफिज़।